रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फहाद और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। बहार रमज़ान का सेगमेंट हमारे मेहमान। आज के हमारे मेहमान गुलशन हदीद मलिर और अगर मैं कहूँ कराची के माहिर तालीम तो यह गलत नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने तालीम को दिया और फिर कुछ अरसे के लिए इस शोबे से दूर ज़रूर हुए, लेकिन शोबे को एक तरीके से इन्होंने छोड़ा नहीं और आज फिर इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। और ख़ास तौर पे कराची के हाई लिटरेसी रेट इलाके गुलशन हदीद में एक मरतबा फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ सर ने अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया है। तो हम आज अपने मेहमान हमारे बहुत मोहतरम हमारे उस्ताद हमारे बड़े भाई सर मोहम्मद इरफान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की नौयत आपको मालूम है कि हमारी कोशिश है कि हम अपने मेहमानों से उनके शोबे के साथ साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बातचीत करें और ख़ास तौर पे जो महीना चल रहा है रमज़ान, उस रमज़ान के हवाले से उनके रूटीन में क्या रद्दोबदल आता है ये बात करें। और इस बात का करने का जो हमारा मकसद है वो मकसद सिर्फ ये कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इन जैसे सीनियर लोगों से कुछ सीख सके कि रमज़ान को कैसे लेके चलना है या रमज़ान में कैसे चलना है। तो हम इरफान भाई की तरफ चलते हैं। इरफान भाई खुशामदीद। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मोहम्मद इरफान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो फहद। बहुत शुक्रिया आपका आपने इनवाइट किया। तारुफ आप पहले दे चुके हो और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा हूँ जो आपने कह दिया। आज पता चला कि आई एम दैट गुड। एनीवे, नहीं कोशिश करते हैं, हमेशा से कोशिश की है। और मोहम्मद इरफान कौन है क्या है, तो आई वुड लाइक टू बी नोन एज एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन को दिया है और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल करियर भी रहा। लेकिन आई डोंट एक्चुअली लाइक टू बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए पॉलिटिशियन बिकॉज एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन और आज भी हमेशा से रहा। और रमज़ान की आपने बात की माशाल्लाह, तो प्रोग्राम भी रमज़ान के हवाले से है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, रमज़ान की तरफ आते हैं। रमज़ान जहाँ रहमत का, बरकत का, मग़फ़िरत का महीना है, एक अपॉर्चुनिटी है मुसलमानों के लिए अपने आप को बख्शवाने की, वहीं मैं समझता हूँ कि रमज़ान एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सेल्फ कंट्रोल की जो पावर है उसे रिप्लेनिश करें। क्योंकि रमज़ान जहाँ बरकत भी है, रहमत भी है, मग़फ़िरत भी है, वहीं पर रमज़ान हमें लीडरशिप सिखाता है अपने इस वजूद की जो अल्लाह पाक ने हमें बख्शा है। हमें रुकना सिखाता है कई चीज़ों से, हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, हमें अपनी नींद पर कंट्रोल देता है कि कब आपने उठना है, कब आपने खाना है, कब आपने नहीं खाना है, क्या बुरे काम नहीं करने हैं। जहाँ से रमज़ान से हमें सवाब हासिल होता है 70 गुना ज़्यादा, वहीं रमज़ान जो है हमें तरबियत देता है कि आपने किस तरह सेल्फ कंट्रोल की जो पावर है उसे रिप्लेनिश करना है और पूरा साल उसे कैसे प्रैक्टिस करना है। हर साल रमज़ान जब आता है तो ज़ाहिर है वो जो एनर्जी है, वो जो सेल्फ कंट्रोल है, जहाँ वो ख़त्म हो जाता है, एक बार रमज़ान में फिर से रिप्लेनिश हो जाता है, फिर वो सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। तो चाहे रोज़ा हो, रमज़ान हो, कोई भी इबादत हो फात, उसके इंसान के लिए बहुत सारे फ़वाइद हैं। अल्लाह पाक ने देखिए, इंसान आता खाली हाथ है, कुछ नहीं होता उसके पास, रब ही उसे देता है सब कुछ और रब ही फिर लेता है, उस लेने पर भी अजर दे रहा होता है। इतनी बड़ी मोहब्बत, इतनी ज़्यादा मोहब्बत रब हमसे करता है। लोग कहते हैं अल्लाह जो है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। मैं कहता हूँ अल्लाह के प्यार को गिना ही नहीं जा सकता। 70 नहीं 70,000 माएँ भी हों तो उनसे भी ज़्यादा रब प्यार करता है। तो अल्लाह की देन सबसे बड़ी है। जिस तरह रोज़ा एक इबादत है, इस तरह नमाज एक इबादत है। नमाज को भी अगर हम सही तरीके से अदा करना सीख जाएँ तो नमाज हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला रही होती है। बल्कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे यूँ लगता है मैं अपने रब से बात करूँ, और जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा रब मुझसे बात करे। तो अगर नमाज को भी हम समझ के पढ़ लें और तरीके से पढ़ लें तो नमाज से ना सिर्फ हमें दूसरे फ़वाइद हासिल है, बल्कि नमाज से हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, नमाज से यकसुई आती है, नमाज से फोकस करना आता है। और अगर हमसे मायनों के साथ पढ़ लें, खुशू खुजू चाहते हैं नमाज के अंदर, तो अगर हम सिर्फ समझ कर उसे पढ़ना शुरू कर दें तो
नमाज पढ़ने का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नमाज के जो फ़वाइद हैं, असल फ़वाइद हैं, जैसे नमाज को कहा गया नमाज दीन का सुतून है, सुतून के बगैर कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो इसी तरह जब तक हम उस नमाज की एसेंस को नहीं समझेंगे ना, बल्कि एक शेर है बहुत अच्छा इंग्लिश में, अगर मैं कह दूँ कि खूब कहा है किसी ने कि माई वर्ड्स फ्लाई हाई बट माई थॉट्स रिमेन बिलो, माई वर्ड्स फ्लाई हाई बट माई थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो। यानी अल्फाज तो ऊपर जा रहे होते हैं हमारे, लेकिन सोच हमारी नीचे ही होती है। अल्फाज सोच के बगैर कभी भी रब के पास नहीं जाएंगे। तो हमने भी जब प्रैक्टिस किया नमाज में, नमाज तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन होता ही हुआ है कि सोच हमारी नीचे ही होती है। जो हम पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसके मायने क्या है। जब मायने पता नहीं होंगे तो फीलिंग नहीं आएगी, और जब फीलिंग नहीं आएगी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो फीलिंग आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हम क्या कह रहे हैं। सिर्फ आवाज़ निकालना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उस आवाज़ के मायने क्या है, और वही आवाज़ के मायनों से फीलिंग आएगी, और फीलिंग से जब कनेक्शन डेवलप हो जाएगा तो फिर वो नमाज बहुत लंबी हो जाएगी, फिर नमाज ख़त्म करने का दिल नहीं जाएगा। तो भारत इसी तरह रमज़ान के भी बड़े फ़वाइद हैं, रोज़े के बड़े फ़वाइद हैं। आपको सेल्फ कंट्रोल आता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, इस वजूद को कैसे चलाना है, कब बिठाना है, कब उठाना है, कब खिलाना है। अगर इस पे आपको कंट्रोल नहीं होगा तो ये वजूद आपको कंट्रोल कर लेगा, और अगर इस वजूद ने आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर आप तबाही की तरफ जाएंगे। तो सर आपने, अगर मैं एक जुमले में कहूँ कि रोज़ा हमें लाइफ मैनेजमेंट सिखाता है, आपकी पूरी बातों से ये चीज़ समझ आई। और अभी तक हमने जितने इंटरव्यू किए उसमें बहुत ज़बरदस्त हमारी अगली जनरेशन के आपने डेफिनेशन दी है कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। सर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपकी लाइफ के हवाले से भी बात करते हैं। रमज़ान से कनेक्टेड ही रहते हैं फिल वक्त, फिर आगे चल के आपके प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे। सर आपकी ज़िंदगी में रमज़ान की क्या अहमियत है वो तो आपने बताया, लेकिन जो 11 महीने हमारी रूटीन चल रही होती है और अचानक रमज़ान में आके हमारी सारी ऊपर से नीचे तक की जितनी रूटीन होती है वो चेंज हो जाती है। चाहे ऑफिस हो, ऑफिस टाइमिंग चेंज हो जाती है, स्टूडेंट है तो उनकी सारी टाइमिंग चेंज हो जाती है। तो जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे उस वक्त और आज आप एक प्रोफेशनल हैं अब, तो रमज़ान आने के बाद आपको उसमें रूटीन में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम लगता है, या आप पहले ही रोजे से रेडी रहते हैं? ये सवाल सिर्फ आगे वाली जनरेशन के लिए है, क्योंकि वो बड़े परेशान होते हैं कि रमज़ान आ गया, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है मैक्सिमम स्कूलों के फाइनल पेपर चल रहे हैं और बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं कि रमज़ान में पेपर आ गए हैं और रोज़ा भी रखना है, या तो रोज़ा छोड़ेंगे या और कैसे हम पेपर की तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ स्टूडेंट के लिए आप बताएं कि रमज़ान में कैसे अपनी नॉर्मल रूटीन को नॉर्मल रखा जा सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है फहद आपका। देखिए हमारा जो दीन है इस्लाम है वो दीन फितरत है, और इसकी हर एक बात, एक चीज़ हमारे लिए बाइस से फ़ायदा भी है और अजर भी है। अच्छा, इसमें सबसे अहमियत की बात पता है कि इसमें स्लीप मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जो लोगों को नहीं पता। अगर हमारी स्लीप मैनेज हो जाए ना तो हमारी पूरी ज़िंदगी मैनेज हो जाए, पूरा दिन मैनेज हो जाए। और अगर आप सहाबा कराम की ज़िंदगी को मुताला करें और इस्लाम को भी पढ़ें, और आज के भी जितने कामयाब तरीन लोग हैं उनकी ज़िंदगी को मुताला करें, तो उन सब के उठने का टाइम सुबह 4 बजे 4:30 बजे, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। अगर वो कामयाब है तो वो सुबह जल्दी उठता है, और सुबह जल्दी उठने के बाद फिर वो नैप भी लेते हैं अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए। अच्छा, नींद जो है ना वो सिर्फ सोने का नाम नहीं, आराम का नाम नहीं। आपका दिमाग कभी नहीं सोता, आपका गुर्दा कभी नहीं सोता, आपका दिल कभी नहीं सोता, ये सब जागते रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं। तो असल में नींद है कि नींद भी एक साइंस है। नींद के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, और जिसमें एक फंक्शन ये भी कि आपकी बॉडी में जो डैमेजेस हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं, आपकी जो नॉलेज है वो कंसोलिडेट हो रही होती है, बहुत सारी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो अननेसेसरी नॉलेज है वो डिस्कार्ड हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फंक्शन कर रही होती है। तो अगर आपकी स्लीप सिर्फ मैनेज हो जाएगी ना, आपकी पूरी लाइफ मैनेज हो जाएगी। तो रमज़ान में ज़ाहिर है जो लोग इस्लाम को वाकई प्रैक्टिस करते हैं लाइफ के अंदर, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान में हमारी रूटीन बहुत एकदम इस्लामिक हो जाती है, तो 1-2 दिन तो एडजस्टमेंट में लगती है। थोड़ी दिन में नींद आ रही होती है, भूख का भी एहसास होता है, लेकिन आज 3-4 रोज़े के बाद बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। एडजस्ट कर लेती है तो फिर आप फ्रेश फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। होता था बिल्कुल हमारे साथ भी स्कूल लाइफ में 2-4 दिन ज़ाहिर है अच्छे नहीं गुजरते थे, फिर उसके बाद रूटीन में आ जाते थे, फिर वो रमज़ान के फ़ायदे कुछ अरसे तक रहते थे, फिर जाते जाते
तो ये बड़ा अल्लाह का करम है कि उसने हर साल रमज़ान रखा है कि हम दोबारा से अपनी उस एनर्जी को रिप्लेनिश कर लेते हैं, सेल्फ कंट्रोल को दोबारा हासिल कर लेते हैं। जो चाहेगा आप उसके साथ होगा, क्योंकि ये चाहत से सारा कनेक्शन है। जिसे आज साइंसदान या बड़े बड़े फिलोसफर आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसे अल्लामा इकबाल बहुत अरसा पहले कहकर जा चुके हैं, और ये दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो सारा सीखने का अमल चाहत से है, और हमें अच्छा सीखने वाला बनना चाहिए सबसे पहले। आज मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा था, तो मैंने अपने टीचर्स को कहा कि बच्चे आपके पास आएंगे। मेरा चूँकि बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है हायर और फर्दर एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन में भी अभी हमने एंट्री मारी है, और उसका भी ज़ाहिर मकसद है कि हायर फर्दर एजुकेशन और अर्ली एजुकेशन के बीच में जो गैप है उसे हमें ख़त्म करना है, उसे अलाइन करना है। दैट शुड बी एग्जैक्टली इन लाइन विद फर्दर इन हायर एजुकेशन, जिसमें बहुत बड़ा गैप है। जैसे कि आपने कहा पहले डिस्कशन में कि स्कूल वाला बच्चा यूनिवर्सिटी में से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉलेज में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। इन द सेम वे अर्ली एजुकेशन में सबसे अहम चीज़ सिखाने की होती है कि सीखना कैसे। लर्निंग हाउ टू लर्न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें किस तरह से अच्छा लिसनर बनना है, अच्छा रीडर बनना है, अच्छा इनपुट कैसे देना है। एक बार बच्चा अच्छा सीखने वाला बन गया तो वो दुनिया में कामयाबी के बुलंदियां तय करता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा, बल्कि महावरत हम अक्सर कहते हैं कि पीर कामिल हो ना हो, यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं सिखाने वाले से ज़्यादा सीखने वाले का कंट्रीब्यूशन होता है। 75% सीखने वाले का कमाल है और 25% सिखाने वाले का कमाल है। क्योंकि मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, लेकिन हज़ारों में से हज़ारों कामयाब नहीं हुए। अगर मेरा कमाल होता तो हज़ारों कामयाब, हर मुझसे पर पढ़ने वाला बच्चा कामयाब होता। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सीखने वाले का भी कोई कमाल है। तो सीखने वाले को अगर सीखना कैसे ये सिखा दिया गया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा और बहुत बड़ी चीज़ है। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सर, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है कि हम 15 मिनट में इसको क्लोज करना है, तो हम आखिर में चाहेंगे कि जो आपका अभी न्यू प्रोजेक्ट है, जो आपने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया कि अर्ली एजुकेशन में आपने अभी एंट्री की है, और आपका हमेशा का एक्सपीरियंस जो है प्रोफेशनल्स के साथ रहा या हाईली प्रोफेशनल्स या सीनियर्स के साथ रहा, तो वो प्रोजेक्ट क्या है, क्या नाम है, क्या मकसद है, वो जरूर बताएं। बात मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम बच्चों को अच्छा शेप करें, क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही बनते हैं। और मैं कोशिश भी बहुत अरसे से कर रहा था, और ज़ाहिर जैसे मैंने कहा कि दिल से निकलती है जो बात असर रखती है। अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरा प्रोग्राम था शहर में कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने का। इसी दौरान मेरे बहुत अच्छे मौसिन, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर चौधरी अकरम आराई, हमने साथ एक प्रोजेक्ट पे काम भी किया। 2009 में चाइना हार्बर कंपनी ने एक प्रोजेक्ट किया था डीपी वर्ल्ड वाला, उस पर हमने साथ काम किया था। बहुत अच्छा हमारा कोलैबोरेशन रहा, और बहुत ही दयानतदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी, और बहुत मौसिन तबीयत। तो अचानक फ़ोन आता है उनके कि भाई इरफान, मैंने अपना स्कूल बना लिया, मैंने प्रोजेक्ट में अपने, और मैंने करना है तो काम तेरे साथ ही कर। तो मैंने अल्लाह का फिर शुक्र भी अदा किया कि मैंने कहा देखे, मैं ऐसे सुनता, और जब देखा तो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बना है, बेहतरीन किस्म का कैंपस बना है। तो पूछा तो अकरम भाई ने कहा भाई मेरा बहुत अरसे से ख्वाब था कि मैं ये एजुकेशन की फील्ड में एक ऐसी बुनियाद रख जाऊँ जो एक सदका जारिया भी हो और एक्सीलेंस हो। हमें पता हो कि बारात किधर जा रही है। ऐसा ना हो कि जिस तरह स्कूल चल रहे हैं कि ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर चली जा रही हूँ खुदा के सहारे। एक टारगेट ओरिएंटेड, उनके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो बच्चों में अचीव हों, और ग्लोबलाइज्ड एजुकेशन, इंटरनेशनलाइज्ड एजुकेशन, यानी ग्लोबल एजुकेशन हम अपने गुलशन हिंद के एरियाज़ के लोगों को दें। एंड वील बी इंशाल्लाह फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस ओ लेवल्स, ए लेवल्स हियर, जिसमें लोगों को प्रॉब्लम है कि फैकल्टी नहीं मिल रही होती, क्वालिटी स्टाफ नहीं मिल रहा होता। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड, माय ब्रदर चौधरी कमरानी, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और हम साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, और स्कूल को वो एज ए CEO हेड कर रहे हैं, और मैं एज ए प्रिंसिपल एकेडमिक साइड भी। जबरदस्त सर, आपका स्कूल मेरे ख्याल में नेशनल हाईवे गुलशन हदीद के सामने सिद्रा सिटी सोसाइटी है, उधर वाक़ है। जी एग्जैक्टली, सिद्रा सिटी ही वो सोसाइटी है जो अकरम भाई ने इस्टेब्लिश की और बड़ी मोहब्बत से बनाई है। और स्कूल का नाम है हमारे द फ्यूचरिस्ट स्कूल। ये हमारा अपना ब्रांड है, हमने किसी से फ्रेंचाइज नहीं लिया, क्योंकि अकरम भाई का ये कहना था हम क्यों किसी का फ्रेंचाइज दें, जो दूसरे कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो बड़ी मोटिवेटेड आदमी है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, और हमारी वेवलेंथ मिलती है माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि अल्लाह नजर बद से भी बचाएगा। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शॉर्ट नोटिस पे अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया।
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी आप हमारा साथ देते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फादर, आपने याद रखा और आई फील ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम के लिए सैयद फहद और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।